आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। आंख कान खोल के में आपका बहुत स्वागत है। मुर्शिदाबाद में हिंसा की स्क्रिप्ट आखिर किसने लिखी? किसके इशारे पर मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की? बंगाल में दंगे का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? इन सवालों के जवाब पश्चिम बंगाल पुलिस तलाश रही है, लेकिन जांच पड़ताल के बीच ही केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बड़ा दावा कर दिया है। दावा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ है। जिस पीएफआई को गृह मंत्रालय ने बैन किया, वो मुर्शिदाबाद में एक्टिव था। पीएफआई के इशारे पर ही बंगाल में हिंसा भड़की। इधर पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी भी गंभीर आरोप लगा रही हैं। ममता का आरोप है कि बीएसएफ और बीजेपी ने साजिश के तहत यह हिंसा भड़काई। हिंसा के लिए सीमा पार से बांग्लादेशियों को बुलाया गया, लेकिन सियासी आरोपों के बीच सवाल है कि मुर्शिदाबाद हिंसा की सच्चाई आखिर क्या है, कौन इसके पीछे है और किसके आरोपों में दम है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। कई खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। मुर्शिदाबाद को किसने जलाया? वक्फ के विरोध में किसने सुलगाया? किसे बंगाल का अमन चैन रास नहीं आया? क्या इस हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? दंगे की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जांच एजेंसियां और पश्चिम बंगाल पुलिस तलाश रही है। साजिश के हर एंगल पर जांच पड़ताल चल रही है। हिंसा के आरोपियों से पूछताछ हो रही है, लेकिन पूछताछ के बीच बंगाल हिंसा को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। मुर्शिदाबाद हमलों को लेकर जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया है कि ये हमले, हिंसा, आगजनी, दंगा पूरी प्लानिंग के तहत किए गए। सूत्रों के हवाले से खबर है, हिंसा के लिए बाकायदा 2 महीने पहले से ही ट्रेनिंग दी गई। हमला करने और हिंसा में नुकसान फैलाने के लिए बाकायदा इनाम तय था। जो जितना ज्यादा नुकसान करेगा, उसे उतना ही ज्यादा इनाम दिया जाएगा। हिंसा को अंजाम देने के लिए तुर्की से फंडिंग की जा रही थी। जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं। तुर्की से इस पूरी हिंसा को ऑपरेट किया जा रहा था। मौका मिलने पर हिंदुओं की हत्या करना भी टारगेट था। इन खुलासों के बीच बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद दंगे के पीछे पीएफआई का हाथ बताया। हो सकता है अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया। अभी भी वीडियो अवेलेबल है कि पीएफआई वाज एक्टिव देयर, पीएफआई ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप देयर एंड द सेरेमोनियल एंडिंग सेरेमनी एंड एट द एंडिंग सेरेमनी ऑफ दैट कैंप। बीजेपी के ये आरोप बेहद गंभीर है। ये आरोप बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि देश विरोधी साजिश रचने के आरोप में पीएफआई को बैन किया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर पाबंदी लगाई, लेकिन अगर बंगाल में पीएफआई की एक्टिविटी चल रही है तो सवाल है, पीएफआई को बंगाल में कौन संरक्षण दे रहा है? कौन देश विरोधी संगठन को फलने फूलने दे रहा है? कौन पीएफआई को फंडिंग कर रहा है? जाहिर है इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे, और इन जवाबों को तलाशने के लिए बीजेपी ने मुर्शिदाबाद दंगे की एनआईए जांच की मांग की है। और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वह एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटी है। पहले एनआईए हुआ मोमिनपुर, इकबालपुर में, रिसड़ा में, डालखोला में, शिवपुर में। सब एक्सट्रीमिस्ट को अंदर किया एनआईए। यह अंसारुल बांग्ला पीएफआई सिमी का काम है। शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी और बीएसएफ की मिलीभगत से मुर्शिदाबाद का दंगा हुआ। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? देखो ये दुर्भाग्य है। एक मुख्यमंत्री जो सीमाओं पर बीएसएफ
रात दिन अपने परिवार को छोड़कर सीमा की रक्षा, मां भारती की सेवा, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा करता है। एक मुख्यमंत्री उसके खिलाफ बोल रही है। यह दुर्भाग्य है। क्यों बोल रही है? तुष्टीकरण। क्यों बोल रही है? एक वोट बैंक। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल के अंदर आम लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? हिंसा क्यों हो रही है? किसी से छुपा है क्या? रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। ये ममता बनर्जी, आपने देश को शर्मसार किया है। मुर्शिदाबाद पर आरोपों की तपिश से सियासी गलियारा फूट तप रहा है। आरोप दोनों ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि मुर्शिदाबाद दंगों के पीछे किसका हाथ? क्या पीएफआई ने हिंसा की आग सुलगाई? क्या ममता राज में वाकई पीएफआई को संरक्षण मिल रहा है? और सवाल ये भी, बंगाल में दंगे का मास्टरमाइंड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मुर्शिदाबाद जला और उसके बाद यहाँ पश्चिम बंगाल में जो अलग अलग जिले हैं वहां इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब नया एंगल पीएफआई का इसको लेकर सामने आ गया है। बीजेपी कर रही है बड़ा दावा। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ गए हैं, इसको लेकर बात करेंगे। जगदीश शर्मा, नेता कांग्रेस हैं। एहतेशामुल हक जी, टीएमसी समर्थक के तौर पर जुड़े हुए हैं। शुएब सिद्दीकी, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हैं। और तपन भारती, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। एहतेशामुल हक जी, पहले आप ही से शुरुआत करूंगी। मामला पश्चिम बंगाल का है और बीजेपी अब कह रही है पीएफआई एंगल इस पर सामने आ गया है। स्लीपर सेल काम कर रहे थे और उन्हीं ने ही ये पूरा दंगा भड़काया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है रचना जी कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करने में वो पीछे नहीं हटेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि बंगाल को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की थी 2021 में, लेकिन जनता ने यहाँ नकार दिया। सामने कुछ दिन के बाद इलेक्शन है यहाँ विधानसभा का 2026 में। तो आपको मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं कि जो अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले एक त्योहार जो हम लोगों का गया है, यहाँ जबरदस्त तरीके से जो यहाँ शुभेंदु अधिकारी अपोजिशन के लीडर है, उन्होंने कहा था कि मैं रात 10 बजे के बाद में बताऊंगा कि क्या होता है बंगाल में। तो ये तमाम प्री प्लान जो है, ये शुभेंदु अधिकारी इसके जिम्मेदार है, बीजेपी इसके जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ यहाँ के जो राज्य के सभापति श्री सुकांतो मजुमदार, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से कहा है कि हम इस तरह से हम ममता बनर्जी को चैलेंज करते हैं कि लेकिन अगर सवाल तो फिर भी होगा ना एहतेशामुल हक जी, सवाल तो फिर भी होगा ना। आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने पूरी प्लानिंग कर ली, आप कह रहे हैं बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कर ली, लेकिन सरकार तो टीएमसी की है ना, पुलिस तो टीएमसी की है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि विपक्ष कोई भी प्लानिंग करे, उसे अंजाम दे, हंगामा हो जाए, हिंसा दंगे हो जाए? तो ये तो सरकार से पूछा जाएगा ना। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई रचना जी, रचना बंसल जी, मेरी बात सुन लीजिए। हमारे अर्जुन सिंह यहाँ जो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट हुए थे, वो शिकस्त का सामना करना पड़ा मेरे कैंडिडेट द्वारा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से गुंडा लेकर के आएंगे और यहाँ पर इन लोगों को खदेड़ेंगे। ये कितनी बड़ी बात है कि देखिए, बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश से गुंडे लेकर के हमारे राज्य के लोगों को, ये प्री प्लान जो है हमारे यहाँ दंगा भड़काने में सबसे बड़ा अगर हाथ है तो भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का है। सिर्फ और सिर्फ बंगाल को हासिल ये करना चाहते हैं, लेकिन बंगाल की धरती देखिए, ये एक सडनली ये इस तरह से इन लोग पहले से प्रोग्राम किए हुए था ताकि बंगाल में हमारा किसी तरह का दाल गल सके। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने की बहुत सारी कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ जो हिंसा हुआ है उसमें 3 लोग जो मारे गए हैं, उसमें समझ लिए 2 हिंदू हैं और एक मुस्लिम समुदाय के हैं। ये समझना होगा। अगर किसी के भी अगर इस तरह का होता है तो मैं उसकी कंडेम करता हूं, ये करता हूं। ये नहीं होना चाहिए। दंगा एक अच्छी चीज नहीं है। दंगा अच्छी बात नहीं है। दंगा किसी भी राज्य के लिहाज से ठीक नहीं है, लोगों के लिहाज से ठीक नहीं है, वहां की सरकार पुलिस के लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन सवाल फिर आपसे पूछा जाएगा, एहतेशामुल हक जी, सिर्फ इतना कहना बाकी नहीं है। आप कह रहे हैं ये लोग बाहर से आए, गुंडे लाए, दंगा भड़काया, लेकिन फिर भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, सिस्टम आपका है, सिस्टम आपके हाथ में है। लेकिन डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, ठीक है, मैं डॉक्टर हिमांशु शुक्ला से भी पूछ लेती हूँ। बार बार नाम पीएफआई का बीजेपी के जरिए लिया जा रहा है, पहले मुझे बताइए सबूत क्या है? जी देखिए, जो सबूत है वो मिनिस्ट्री की तरफ से आया है। जो कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर्स है उनको तो
दिखाया नहीं जा सकता। ठीक है। लेकिन मैं इनकी जो बात करता हूँ, हमारे टीएमसी समर्थक जो बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और कितने सफाई से तरीके से इन्होंने जो है अपने हाथ से पल्ला झाड़ दिया है। बोल रहे हैं हमारे हक का ही नहीं है, हमारे मतलब का ही नहीं है, हमारे अंदर आता ही नहीं है काम। कुछ समय पहले की मैं एक बात करूंगा, सेम ऐसा इंसिडेंट हुआ था। आरजीकर कॉलेज में एक जो है छात्रा की हत्या की गई थी, जो कि स्टेट का कॉलेज है और स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। जब डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया तो ममता बनर्जी रोड पे आ गई और धरना देने लग गई। किसके खिलाफ? भाई खुद के खिलाफ धरना दे रही हो क्या? खुद के खिलाफ धरना दे रही, मतलब लोगों के सामने ऐसा झूठा साबित दिखाना है कि मैं अच्छी हूं और दुनिया खराब है, जबकि सबसे खराब वो खुद है। अभी हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कोलकाता हाईकोर्ट ने ये बोला कि बीएसएफ फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए, सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए। इसका क्या मतलब है कि कोलकाता हाईकोर्ट को भी ये भरोसा नहीं है, टीएमसी पार्टी और कोलकाता की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार का भरोसा नहीं है कि उनकी स्टेट की पुलिस नहीं कर पा रही ढंग से काम, उनका प्रशासन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्सेस को की हेल्प मांगी गई है। यही से साबित हो जाता है ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी का झूठ। अब बात करता हूं मैं सेंट्रल की। मेरे फैक्ट्स नहीं, आप मिनिस्ट्री की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। 96% जो है फेंसिंग हो चुकी है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर। 4% कौन सी है? 4% वो जगह है जैसे नदी, तालाब, घने जंगल है जहां पे फेंसिंग नहीं हो सकती है। हमारी तरफ से जो काम है, मुस्तैदी बीएसएफ एकदम एक्टिवली काम कर रही है, कोई उधर से इस पार नहीं आ सकता है। ये जो समस्याएं हो रही, क्या होता है, यानी आप कह रहे हैं कि जो टीएमसी आरोप लगा रही है बीएसएफ वाला, वो गलत है या फिर बाहरी? लास्ट लाइन टीएमसी के काउंसलर का नाम आया है। ये जो बांग्लादेश से लोग आते हैं भागकर, उबर ड्राइव करते हैं, इनका आधार कार्ड और वोटर कार्ड आप नहीं बनाते हो तो कौन बनाता है? इनको आप धीरे धीरे हमें सम्मिलित कर रहे हो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। ये कब बोलोगे आगे टीवी पे? जो आजकल ये तो उल्टा आपसे सवाल हो जाएगा ना डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी, ये तो आपसे सवाल हो जाएगा ना कि अगर टीएमसी ऐसा कर रही है तो फिर बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? ये तो फिर उल्टा आप पर सवाल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हिमांशु जी, मैं ही पूछना चाह रही हूँ, अगर बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ पीएफआई का प्लान था और पीएफआई के जरिए पश्चिम बंगाल में माहौल खराब हुआ, गृह मंत्रालय ने जब पीएफआई को बैन कर दिया, आपके लिहाज से अगर पीएफआई का नामो निशान मिट चुका है तो पीएफआई काम कैसे कर रहा है? मैंने वही आपको बताया कि ये स्लीपर सेल्स होते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, थोड़ा छुप जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अब बॉर्डर पे वो लोग एक्टिव हैं, जो संरक्षित कुछ जगह हैं जहां की सरकार हो सकता है इनको संरक्षण दे रही है, तो वहां पे ये एक्टिव हैं। इसका मैं सीधा यानी आप कह रहे हैं कि सरकार ने संरक्षण दिया। ठीक है जगदीश शर्मा जी, ठीक है जगदीश शर्मा जी, पश्चिम बंगाल बार बार जलता है, सुलगता है, फिर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ जाती हैं, लेकिन सवाल ये, नुकसान तो इसमें जनता का हो रहा है। हो सकता है किसी अलग पार्टी या किसी अलग नेता की राजनीति यहाँ चमक जाए, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान तो आम जनता झेलती है ना। देखिए रचना मैडम जी, पिछले 12 साल से आप और हम डिबेट में बैठ रहे हैं और देख रहे हैं, हर चैनल में जहां जहां चुनाव होते हैं झगड़े होते हैं, कोई नई बात नहीं है। यहाँ होने थे, बिहार में भी होने हैं, यहाँ भी होने, तो तय है, भारतीय जनता पार्टी तय कर रखे हैं। अब हिमांशु भाई का भी कह रहे बॉर्डर पे हो रहा है, तो बॉर्डर भाई इनके हाथ में, अब ये खुद ही अपना फंस रहे हैं। कहने के मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस पर्दे के पीछे मिलेगी, और वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा कारण है। ऐसे समय पर लेकर आए जब बिहार और बंगाल के चुनाव थे, इनको पता था प्रधानमंत्री जो किट दे रहे हैं, दिखावा करे, मुस्लिम किट दे रहे हैं, वो दिखावा करे। सही मायने तो चुनाव की तैयारी हो रही है। हर तरह से ममता भी फेल है और भारतीय जनता पार्टी भी फेल है, क्योंकि दोनों नाकाम रहे। अगर उनकी पुलिस नाकाम है तो सेंट्रल पुलिस भी नाकाम है। इनका फर्ज बनता था, क्योंकि बंगाल भारत का ये हिस्सा है, गृह मंत्री को एक्शन लेकर इनको पकड़ना चाहिए, जिनको पीएफआई को बैन कर रखा है, और ये काम भी कर रहे हैं, स्लीपर सेल जिनको बता रहे हैं। मैं समझता हूँ ये चुनाव है और चुनाव में सब काम होंगे और होते आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे कभी बात नहीं करेगी। किसान, महिला, मजदूर, जहां जहां चुनाव होंगे आप देखना ना, इतिहास देख लीजिए, वहां झगड़े होंगे। दिल्ली में हो तो दिल्ली में झगड़े हुए, उत्तर प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हर जगह झगड़ा है, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में हुए, और इन्हीं का इनसे काम चल रहा है, क्योंकि जनता झगड़े में उलझी रहे। तो जरूरी मसलों पर आप बात कर लिया कीजिए जी, जरूरी मसलों पर आप बात कर लिया कीजिए। हम तो भाई देखिए, हम तो हमेशा आवाज उठाते हैं, आज भी आवाज उठा रहे हैं। जरूरी मुद्दे तो जनता से जुड़े हैं, मोदी की गारंटी से जुड़े हैं, महंगाई से जुड़े हैं, रोजगार से जुड़े हैं। बताइए कौन से चैनल पर, पश्चिम बंगाल पर राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं?
राहुल गांधी कल भी कहते हैं महंगाई बहुत हो रही है, क्या कर रहे हैं बेचारे, बोल बोल के थक गए हैं, पर करे क्या, तो रोज ही बोलते हैं जनता के बीच में बुलंदर की बात कर रहे हैं, ड्राइवर की बात कर रहे हैं, किसकी बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, मुझे बताइए। जनता के बीच में है राहुल गांधी, मोदी जी बताइए, या बीजेपी जनता के बीच में कब गई है, कब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हम सही करेंगे। सही मायने में सरकार का मतलब है चुनाव लूटना, अब कैसे लूटा जाए उसको पता है। और मैं तो आज ही बता रहा हूँ, फिर आप कहेंगे कांग्रेस ने हार मार दी, बिहार भी बीजेपी लूटेगी, जैसे हरियाणा महाराष्ट्र सब कुछ लूटा है, इसी तरह बंगाल भी बीजेपी लूटेगी। मैं बंगाली भाइयों से बात कर रहा हूँ, आप कितना शोर मचा लो, ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जगदीश शर्मा जी, ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मतलब पहले से डिक्लेयर आपने कर दिया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतने वाली है और आपकी भाषा में लूटने वाली है। मैडम मैं कभी छोटी बात नहीं करता, मैं 10 साल से कह रहा हूँ ईएम हटाओ, ईएम हटाओ। हमारे नेता तो अब 10 साल बाद कह रहे हैं और जनता के चुने हुए हैं ना, सिस्टम हटाओ, जनता चुनती है ना। बस सरकार की जनता की वोट कहाँ जा रही है आपको पता है कुछ? आप वोट देते कहीं जाते कहीं है, अब 40-40 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़ रही है और चुनाव है वो भी नहीं दे रहा है, वोटर लिस्ट भी नहीं दे रहा है। क्या मतलब है इसका? क्या लोकतंत्र है और क्या संविधान है? ठीक है, लोकतंत्र की बातें आप करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो तरीका होता है चुनाव का, चुनाव में लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया जाता है, लोग वोट डालते हैं, वोट करने के बाद राज्य सरकारें, केंद्र सरकार चुनी जाती हैं और तब जाकर सरकारें बनती हैं। इसीलिए लोकतंत्र जिंदा है और आम लोगों की पसंद के हिसाब से ही सरकार बनती है। इसीलिए यहाँ ये कम से कम नहीं कहा जा सकता। पश्चिम बंगाल में भी दंगे बवाल खूब हुआ, लेकिन फिर ममता बनर्जी की सरकार ही वापस लौटी, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। पश्चिम बंगाल लगातार सुलगा, मुर्शिदाबाद में पहले ये हिंसा और हंगामे की खबरें सामने आई, फिर अलग अलग जिले इससे प्रभावित नजर आए। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा, शुएब सिद्दीकी जी भी हैं, तपन भारती जी भी हैं, आपका मैं रुख करूंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की हिंसा पर बात करने के लिए अभी फिलहाल मेरे साथ में जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। तरुण जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा और हंगामे की खबरें सामने आ रही हैं, पश्चिम बंगाल सरकार सीधे ये कह रही है कि इसके पीछे बीजेपी और बीएसएफ का हाथ है। ममता बनर्जी कह रही है मुर्शिदाबाद हिंसा बीजेपी ने कराई है, बाहर से गुंडे भेजे गए। क्या ये पॉसिबल है और क्या कहेंगे इन आरोपों पर आप? बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी को मुस्लिम लीग और एआईएमएम और जिहादी तत्वों की चिंता, टीएमसी के गुंडों को कैसे बचाना इसकी चिंता, ना कि मुर्शिदाबाद से अपनी जान बचाकर प्लान कर रहे हिंदुओं की चिंता। अब तो ममता बनर्जी इतने नीचे स्तर पर आ गई हैं कि देश की सुरक्षा एजेंसियां बीएसएफ पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं और ये प्रश्न वोट बैंक की राजनीति के कारण, वोट बैंक को खुश करने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह मुस्लिम लीग का एजेंडा व झंडा लागू कर रही है। आज बंगाल की वोट बैंक की राजनीति ने ममता बनर्जी को मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्टैब्लिश कर दिया और उनकी कार्रवाई 1940 के डायरेक्ट एक्शन की याद करा रही है। उस समय भी अंग्रेजों की पिट्ठू सरकार ने सुरक्षा बलों के हाथ बांध दिए थे और जिहादी तत्वों को खुली छूट दी थी, जिसका परिणाम निकला था हजारों हिंदुओं की हत्याएं हुई। आज भी वही स्थिति बनी। ममता बनर्जी की जिहादी मानसिकता, मोहम्मद अली जिन्ना की सोच ने और टीएमसी और मुस्लिम लीग को मिली खुली छूट ने बंगाल को डायरेक्ट एक्शन की याद करा दी है। चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा, हिंदू त्योहारों का निशाना बनाया जा रहा है। रक्षक ही भक्षक बन गए। आप कह रहे हैं रक्षक भक्षक हो गए, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी से लगातार सवाल हो रहे हैं। अच्छा तरुण जी, यहाँ ममता बनर्जी ने कल मौलवियों के साथ में बैठक की थी, लेकिन वो मुर्शिदाबाद नहीं की, इस पर भी बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। जख्मों पर नमक छिनका जा रहा, पलायन को रोकने की बजाय राहत कैंपों को खोड़ा जा रहा। ये राक्षसी वृत्ति से बंगाल चलाने का प्रयोग हो रहा है।
बंगाल जलाने की साजिश है। अच्छा, क्योंकि पश्चिम बंगाल इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मांग ये भी उठी पब्लिक डोमेन में कि योगी मॉडल पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए। उधर ममता बनर्जी कह रही हैं योगी आदित्यनाथ को, वो कह रही हैं भोगी हैं वो। दुर्भाग्यपूर्ण है, नीरव बंसरी बजा रहा है और बंगाल जल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका तरुण चुग जी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़ने के लिए। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उन पर सवाल बहुत से उठ रहे हैं और सीधे सवाल जा रहे हैं राज्य की सरकार के पास, राज्य की पुलिस के पास, और जवाबदेही बनती है क्योंकि पश्चिम बंगाल ही बार बार क्यों जलता और सुलगता है। हो सकता है छिटपुट घटनाएं बाकी राज्यों से सामने आती हो, लेकिन शुरुआत में ही कंट्रोल करने लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शुएब सिद्दीकी जी, माना कि कोई साजिश हो सकती है, ऐसा राजनीति में अक्सर हम देखते भी हैं, माना कि कोई साजिश हो रही थी और उसकी शुरुआत हो रही थी, शुरुआत में ही अगर चीजें दबा दी जाती, रोक दी जाती, तो शायद आज ये हालात नहीं होते कि हम लगातार पश्चिम बंगाल को लेकर बात करें। शुएब सिद्दीकी जी। जी मुझसे पूछ रहे हैं अर्चना जी? आपसे मेरा सवाल। जी देखिए अर्चना जी, ऐसा है कि मुर्शिदाबाद में जो कत्लेआम हो रहा है, जो दंगे हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? असल मुद्दा यहाँ पर ये था, क्योंकि डिबेट भी जब होती है, सियासी रुख पे आती है, तो हर सियासी रुख मोड़ जाते हैं। आप बताइए, चाहे बीजेपी हो, चाहे ममता बनर्जी का मामला हो, इन दोनों के आपस के झगड़े में आप ये बताइए, आवाम उसी तरह पिस रही है जिस तरह वालदैन के झगड़े में मासूम बच्चे पिसते हैं। आप बताइए, जिस तरह के बंगाल जल रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए था उसी वक्त उस पर काबू कर लेना चाहिए था। PIF की बात कर रही हैं आप, जाहिर सी बात है PIF पर जो, अगर आप देखिए बंद अल्फाजों में या मंदरआम पर आकर देखिए तो उस पर बैन लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात होता है कि जब भी कोई मामला आता है तो उसमें लोग मुसलमान को टारगेट पर कर लेते हैं। शुएब जी, आपने कहा कि केंद्र सरकार कंट्रोल कर लेती। केंद्र सरकार तो तब इन्वॉल्व होती ना जब राज्य सरकार के हाथ से चीजें निकल जाती या कंट्रोल ना कर पाती। केंद्र तो तभी अपने कदम आगे बढ़ाएगा ना। यानी राज्य सरकार को आप फेल बता रहे हैं? राज्य सरकार क्या फेल है? देखिए, राज्य सरकार का मामला क्या, देखिए अर्चना जी, ईमानदारी की बात है कि आप देखिए वहां पे इलेक्शन करीब है, और जब इलेक्शन करीब होता है तो हर पार्टियां वोट बैंक साधने की कोशिश करती हैं, और हाशिए पे 1947 के बाद से 2025 तक मुसलमान ही हाशिए पर आता है और हर आदमी साधने की कोशिश करता है, चाहे TMC हो चाहे बीजेपी हो। आप देखिए, इन लोग अपने वोट बैंक साधने के लिए, जैसे ममता बनर्जी कह रही है कि इसमें स्टेट सेंट्रल की हुकूमत की साजिश है, उन्होंने ये कराया है। सेंट्रल कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है, बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोक नहीं रही है। PIF का हाथ है तो PIF पे तो बैन लगा हुआ है, उस पर कोई बात करने जरूरत नहीं पड़ रही है। आप देखिए, घूम फिर के जो इस तरह के मामले मंदरआम पर आते हैं उसमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप बताइए, जैसे कि वहां पे मामला कई हफ्तों से चल रहा है, और मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के पास पूरी वीटो पावर है, उनको फौरन इस्तेमाल करना चाहिए। आप बताइए, वहां 3 मौतें हो गई। आप बताइए, जो माँ की गोद उजड़ गई, जो बहन का भाई बिछड़ गया, जो माँ बाप की औलाद चली गई, उन पे क्या बीत रही होगी। और हम आप इक्तिदार में आने के लिए एक सियासी पहलू मिल जाता है। फिर सवाल तो ये भी है ना, देखिए संसद में विधेयक पर चर्चा होती है, वहीं से कानून बनते हैं, तय होते हैं। लोकसभा में पास होना, राज्यसभा में पास होना, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाना, वक्फ संशोधन बिल, ये पूरा प्रोसेस होता है ना। अगर संसद से कोई कानून पारित हो गया, पास हो गया, फिर उस पर विरोध क्यों, और विरोध में भी सीमाएं पार क्यों? शांतिपूर्ण तरीके से भी तो हो सकता था, देश के बाकी हिस्सों में भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ही मुसलमान आपे से बाहर क्यों हो गए? बिल्कुल अच्छा आपने सवाल उठाया, इस पे मैंने सुबह तक कई डिबेट दी नेशनल चैनलों पर। देखिए, होता क्या है, जाहिर सी बात है, हमारे वहां मदनी साहब ने अभी कई हफ्तों पहले, 1-2 हफ्ता हुआ होगा, उन्होंने बात कही थी कि हमारे पास संविधान है और मैं कोर्ट का रुख करूंगा, आप लोग किसी तरह की हिंसा ना करें और मंजराम पे ना आए, ये बात उन्होंने कही थी। और वहां पे बंगाल में जहां तक आप देखिए, होता क्या है अर्चना जी, कि दंगा करने में जो होता है, चंद लोग होते हैं, वो दंगा करके निकल जाते हैं, भुगतना पूरी कौम को पड़ती है, बात पड़ता है। आप देखिए, जो बात है, आज देखिए एक मुकम्मल हो जाए बात, देखिए ये हकीकत है, मुल्क संविधान में चलता है, वो कोई भी मुल्क हो, और संविधान के बाद 2 चीज अर्चना जी होती है, वो होती है अध्यादेश और शासनादेश। उसके बाद मुल्क शासनादेश चलता, अध्यादेश नहीं चलता। लेकिन अगर आप अर्चना जी को मंदरआम पे ले जाएंगी, पसे पर्दा ले जाएंगी, हमारे एक से काबिल लोग यहाँ बैठे हैं, जो मैं सीखने के आया हूँ, इसमें जो है ज्यादातर जो मामला जा रहा है वो सियासी जा रहा है कि इक्तिदार हासिल करा जाए या इक्तिदार छीना जाए या इक्तिदार को वापस लिया जाए।
इसमें आम आवाम पिट जाती है, चाहे किसी समुदाय की हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दंगल के नौजवानों ने किया, जिसने भी किया, अगर आप उसको मंदिर पे जाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्यों आगे बढ़ गया। तो जो 3 मौतें हुई है, मैं समझता हूँ पहले उसमें शोक करना चाहिए कि आखिर जिनके गोदे उजड़ गई 3 लोग की, 2 हिंदू शोक मेरे से भाई ज्यादा तो बहन थे, राजनीति होती एक है, मुसलमान था। दुखी करने वाली जी, बात तो मैंने यही कहा, होती है। देखिए, हाँ, मैं आप रहिए, कह रहा हूं कि जहां शोएब जी पर आप देखिए, रहिए, इक़्तिदार में शोएब आने जी के आप ऐसा रहिए, नहीं, इक़्तिदार- आप सभी को मैंने सुन जी। लिया। अब एक वरिष्ठ पत्रकार को भी सुनना चाहती हूँ। और शोएब जी, मेरा नाम अर्चना नहीं रचना है। तपन भारती जी, मैंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को सुन लिया, आपने भी सुन लिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बार बार पश्चिम बंगाल ही क्यों सुलगता है? क्या ये इजी टारगेट है? और अगर इजी टारगेट है तो किसके टारगेट पर है पश्चिम बंगाल? बार बार यहीं से ऐसी घटनाएं क्यों? देखिए, मैं कुछ साल पहले मुर्शिदाबाद गया हूँ। मुर्शिदाबाद एकदम बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है, गंगा नदी वहाँ बहती है। और सबसे जो जो गहराई में जाने की बात है, 60% की आबादी वहाँ मुसलमानों की है। हिंदू मुसलमानों में आपस के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन वोट की राजनीति में कब किसके तरफ मोड़ दिया जाए कहना मुश्किल होता है। सबको पता है कि तृणमूल कांग्रेस 22 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर कब्जा कर रखा है मुर्शिदाबाद में। तो तृणमूल कांग्रेस की मजबूरी है कि वो किसी न किसी तरह मुसलमानों के पक्ष में अच्छा या बुरा बयान देकर उसको रिझाना चाहती है। अब ये बताइए कि ईद का समय आया था, ईद के समय में मुर्शिदाबाद के बहुत सारे लोग दिल्ली, कलकत्ता और उड़ीसा के कुछ शहरों में काम करते हैं। वो छुट्टी के दिन में वो मुर्शिदाबाद लौट आए। इन तमाम व्हाट्सएप पर पश्चिम बंगाल सरकार की खुफिया एजेंसी को क्या ये पता नहीं था कि तमाम व्हाट्सएप पर ये बिल के खिलाफ एक अभियान चल रहा था, तरह तरह के झूठे बयान। उनमें सबसे खतरनाक जो बयान गया, तृणमूल कांग्रेस के नेता हो तो जवाब देंगे, उसमें एक बयान ये था कि इस बिल के जरिए, वक्फ बिल के जरिए, भाजपा मोदी सरकार पूरे देश में कब्रिस्तान को मिटा देना चाहती है। अब आप सोचिए कि मुसलमान तो दफन होना चाहता है कब्रिस्तान में। जब ये मैसेज चारों तरफ फैल गया तो दंगा भड़कना शुरू हो गया। दंगा भड़कने का कारण, सबसे जो अहम कारण था, ये गलत मैसेज को कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। लॉ एंड ऑर्डर संविधान में पश्चिम बंगाल सरकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है। हाँ। यहाँ पर चूक हो गई। अब दूसरा है कि इसमें हाईकोर्ट, गनीमत है कि हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया और सेंट्रल एजेंसियों को तैनात किया। लेकिन जो हमारे एक मित्र ने कहा कि अगले साल इलेक्शन होना है, वहाँ स्टेट इलेक्शन होना है। स्टेट असेंबली इलेक्शन का मोह माया में जो सियासी गणित जो फंस रहा है, वो बीजेपी निशाने पर नहीं है या तृणमूल कांग्रेस निशाने पर नहीं है, आम जनता उसमें पिस रही है। आम जनता ने जो मकान बनाया, जो खूबसूरत तरीके से शांतिपूर्ण जिंदगी बिताते थे, गंगा नदी की छलांग मारकर वो पाकुड़ जिले में पहुंच गए। पाकुड़ संताल परगना का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पहले वो दुमका जिले में हुआ करता था। अब आप उनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वो क्या खा रहे होंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई क्या हो रही होगी। तो ये पूरा जो हमारे लोकतंत्र का एक मजाक बन गया है। अच्छा, मजाक के लिए जिम्मेदार कौन? इस पर जिम्मेदार पॉलिटिशियन है और कहीं ना कहीं इसमें मुझे तृणमूल कांग्रेस सरकार की ढीलापन दिख रहा है। हाँ। इससे पहले भी हम ये बातें कर चुके हैं, इससे पहले भी हम ये बातें कर चुके हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल पिछले कुछ दिन से लगातार सुर्खियों में है। दामन बचाने का प्रयास न करे। हाँ। तृणमूल कांग्रेस अपनी पार्टी का दामन बचाने मौलानाओं के बीच में पहुंच गई। एहतेशामुल हक जी, ममता बनर्जी मौलानाओं के बीच में पहुंच गई, मुर्शिदाबाद नहीं गई। क्या ये समझें कि हिंदू विरोधी सोच है ममता बनर्जी की? क्या तुष्टीकरण की ही राजनीति होती है जो बार बार बीजेपी भी आरोप लगा रही है? क्या आंखें इतनी बुरी तरह से बंद हो गई हैं? एहतेशामुल जी, मुझे 1 मिनट का समय दिया जाए, मेरी बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करे। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट देती हूँ आपको, लेकिन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। मैं 2 मिनट में सारी बात की जवाब देता हूँ। सबसे पहले मुझे आपत्ति है कि बीजेपी के महासचिव अभी जो आए हुए थे, तरुण जी, उन्होंने कहा गुंडा लफ्ज का प्रयोग किया। मुझे उससे कंडेम करता हूं। उनको ये मर्यादा, भारतीय जनता पार्टी के एक महासचिव आज नेशनल टीवी पर बैठ करके गुंडा लफ्ज कर रहे हैं। उनको गुंडा अगर बोलना चाहिए तो वो अर्जुन सिंह को बोलना चाहिए। जो बोले हैं
टीवी में, दुनिया के सामने में, जो पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा दुनिया में कहा ठीक है है। कि बिहार से गुंडा लाएंगे, उत्तर प्रदेश से गुंडा लाएंगे और झारखंड से लाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको रचना जी कहना चाहता हूं कि ये जो बिल लाया गया है 2014 में बीजेपी की फुल मेजोरिटी थी, 2014 में ये बिल क्यों नहीं लाया? 2019 में फुल मेजोरिटी थी, उस टाइम में ये बिल क्यों नहीं लाया? आखिर अभी ये बैसाखी के सहारे, 2 बैसाखी के सहारे ये सरकार है, ये अभी बिल क्यों लाया? मुझे इसमें आपत्ति है। और बिल जो लाया है तो वो हमारे मुसलमान के जितने भी आबाप व अजदाद के जगह थे जो के हम लोगों से छीना जाएगा, इसलिए कि रेल बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, सब कुछ बिक गया। मैं इंतजार कर रही हूँ, अभी भी टॉपिक पर आएंगे आप। की जमीन बेचने वाले हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ अभी भी। जो महिलाएं हाथों में छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ वहाँ घूम रही हैं, ममता बनर्जी खुद भी एक महिला है, क्यों नहीं पहुंची मुर्शिदाबाद? क्यों मौलानाओं के बीच में पहुंच गई? बोलने दिए, मेरी बारी अभी। बात आपने कहा कि ममता बनर्जी वहां पहुंच गए। ममता बनर्जी का 1 महीना पहले से शेड्यूल था वहां। कल नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो एड्रेस किए वो ईद मिलन का एक तो मौलाना और इमाम मुअज्जिन का प्रोग्राम था। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा, जहां वाकया हुआ, जहां अपने प्रतिनिधि को भेजा, ये नहीं है इन्हें भेजा। और हम कहना चाहते हैं कि हम जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह का अभद्र भाषा, भारत के प्रधानमंत्री इस तरह के अभद्र भाषा, पंचर वाले। ममता बनर्जी ने भी तो ये कह दिया योगी आदित्यनाथ के लिए कि भोगी है वो। ममता बनर्जी ने भी तो बोल दिया, वो नहीं दिखता आपको, वो नहीं सुनाई देता आपको? भारत के एक तरफ के ही शब्द दिखते हैं क्या आपको? मुसलमान पंचर वाला। मुख्यमंत्री अगर चाहें तो अपना टाइम शेड्यूल चेंज कर सकती हैं। पहले 1 महीने पहले से जो तय कार्यक्रम थे वहां जाएं, बिल्कुल जाएं, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन मुर्शिदाबाद को लेकर भी तो सेंसिटिव रहें। हमारे प्रतिनिधि गए हैं वहाँ, MP गए, वहाँ के MLA गए, सारे लोग गए, कौन बोलता नहीं गए? हमारे वहाँ नेता वहाँ गए हैं, TMC के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपके पास बहुत से लॉजिक है बोलने के लिए। वो तस्वीरें जो कलेजा कांपने वाली हैं, बेघर हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे बेघर हो गए हैं लोग, महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां जाकर अपना सर छिपाएं। वो अब राहत शिविरों की तरफ जा रहे हैं और कहने का मौका दे रहे हैं आप लोग, बोलने का मौका दे रहे हैं आप लोग। अगर शुरुआत में ही चीजें कंट्रोल हो जाती, खुद मुख्यमंत्री चली जाती, आप 100 लोगों को चुप करा सकते थे एक साथ में, नहीं कराया। हमारे प्रतिनिधि वहां गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, हमारे MLA वहां गए, ऐसी बात नहीं है। जो भी वहां पर है सारे लोग वहां विजिट किए, सबको आश्वासन दिए। स्वयं हमारे मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि किसी तरह का भी कोई घटना अप्रिय घटता है तो उसका दोनों पक्ष के जिम्मेदार होंगे। स्वयं वो उन्होंने कल बोला, लोगों से अपील की कि बंगाल को शांति भारतीय जनता पार्टी आसान करना चाहते हैं। बंगाल में सपना उनका 2026 में रचना जी पूरा नहीं होगा। मैं आपके चैनल चलिए देखेंगे किसका सपना होगा, जनता चुन लेगी वो तो। ये ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकती हूँ, और ना मैं कहना चाहिए, ये तो जनता तय कर लेगी कि किसको जिताना है, किसको हराना है। लेकिन जब शब्दों की बात आती है ना, सुनिए ना राष्ट्रीय महासचिव के शब्दों का जब आप ऐतराज कर रहे थे, गुंडा वो लोग भी बोलते हैं, गुंडा आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भोगी कहा है, वो भी ध्यान रखिएगा, उस पर भी सोचिएगा कि क्या एक मुख्यमंत्री को दूसरे मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सोचिएगा। जगदीश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जगदीश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए रचना जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को सुनवाया, तरुण चुग जी को, जिनका मैं भी आपत्ति जाहिर करता हूँ कि उन्होंने 2-4 शब्द बहुत गंदे किए। उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, बंगाल जल रहा है तो बहुत दिन से मणिपुर भी जल रहा है। मैं समझता हूँ हर चैनल पे पूरा भारत जल रहा है, ऐसा लग रहा है इन्होंने ऐसा काम करा। दूसरा उन्होंने कहा कि योगी जी को लेके आपने कहा कि जिस तरह की उन्होंने बात करी है कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक मुख्यमंत्री के और एक साधु के ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए, आपत्तिजनक बात है। तीसरी बात, ये तो बहुत आम सा मुहावरा है, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते मतलब जो उपद्रवी हैं, जो दंगा करें, उन्हें फूल माला पहनानी चाहिए क्या? ये संवैधानिक भाषा नहीं। हाँ, मैं इस बात का समर्थन कर रही हूँ, दंगाइयों को पकड़िए, जेल में ठूसिए, ऐसा बोल सकता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैं इस बात का समर्थन कर रही हूँ। जो कानून हाथ में लेकर धज्जियां उड़ा रहा है, जो दूसरों का घर जला रहा है, दूसरों की जान ले रहा है, उन्हें पकड़िए,
उन्हें पकड़िए। रचना जी आप समर्थन कर दिए तो आपको बधाई, आपको देश देख रहा है, आप करिए। हाँ, मैं दंगाइयों के खिलाफ एक्शन चाहती हूँ, मैं दंगाइयों के खिलाफ एक्शन चाहती हूँ, और मैं उतना सख्त एक्शन चाहती हूँ जगदीश जी, मैं उतना सख्त एक्शन चाहती हूँ कि एक को सजा मिले तो बाकियों के लिए वो एग्जाम्पल हो। मैं चाहती हूँ पश्चिम बंगाल ना जले, मैं चाहती हूँ पश्चिम बंगाल में शांति रहे। आप सभी रहिए मेरे साथ में। बंगाल की हिंसा पर बात करने के लिए एक और खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी रहिए मेरे साथ में। इस पर चूंकि जगदीश जी अभी बात कर ही रहे थे, तो कांग्रेस के ही खास मेहमान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के महासचिव नासिर हुसैन जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, क्योंकि बीजेपी टीएमसी आपस में लड़ तो रही है, लेकिन यहाँ कांग्रेस कह रही है कि जनता देख रही है और कांग्रेस को उसका फायदा होगा। नासिर जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। बंगाल में बवाल है और ये चौतरफा है, जिम्मेदार कौन? देखिए, मैं तो ना बंगाल की सरकार का स्पोक्सपर्सन हूं, ना मैंने बंगाल में जाके देखा है किसने किया है, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि हमारे देश में कुछ सालों से एक पैटर्न शुरू हो गया है, दंगा करवाना है। क्यों करवाना है, उससे फायदा किसको होता है, वो साफ है। जब भी दंगे फसाद होते हैं, जब भी कम्युनल पोलराइजेशन होता है, जब भी समाज में तनाव पैदा होता है, तो इसका फायदा किसको होता है सबको पता है। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को इसमें आरोपी नहीं ठहरा हूं, मैं एकदम साफ कह रहा हूं कि वही दंगा करवाते हैं जिसको फायदा होता है चुनावी। अब यही तो जनता को पहचानना है कि दंगा कौन करा रहा है अपने फायदे के लिए। अच्छा नासिर जी, वक्फ का विरोध हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हुआ वो सवाल उठा रहा है। वक्फ विरोध के नाम पर हत्या कर देना, लोगों का घर जला देना, दंगे करना, लोगों को बेघर कर देना, ठीक है क्या? किसी भी बिल के विरोध में हो, किसी भी बिल के पक्ष में हो, किसी भी इशू को लेके हो, हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा के खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े हुए हैं, और हिंसा किस तरफ से भी हो, कोई भी स्पॉन्सर किया हो, कोई भी उसमें कंस्पिरेसी किया हुआ हो, ये देश के हित में नहीं है। ठीक है, ममता बनर्जी बंगाल हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, जबकि सरकार तो बंगाल में ममता की है, तो बीजेपी इसके लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है? सरकार उनकी, पुलिस उनकी, सिस्टम उनका। देखिए, मैं एकदम साफ कहा हूं, इस देश में कुछ सालों से दंगे करवा के राजनीति करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। उसमें मैं ये मानता हूं कि वही पार्टी, वही फोर्सेस, वही सोच वाले दंगा करवाते हैं जिनको लगता है कि उससे उनको फायदा होगा। कभी जो है पथराव हो जाता है, कभी कुछ लोग बुरखे पहन के मिल जाते हैं, कभी कोई छतों के ऊपर से पत्थरे फेंकते हैं। तो इसमें तहकीकात होना चाहिए, इसके तह में जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं, बाद में जो आरोप लगा रहे थे कि दंगा करवाने का, पता चला कि वही लोग दंगा करवा रहे थे। तो इसलिए हर एक इशू में, हर इस तरीके की जो हादसा सामने आता है, उसमें एकदम क्लियर निष्पक्ष तहकीकात होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरा मानना ये साफ है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड दंगे हैं, इसमें वही लोग करवाते हैं जिसमें उनको फायदा होता है। यानी आप कह रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए दंगे करवाए गए, और इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं दंगाइयों को पकड़िए, जेल में ठूसिए, ताकि मालूम हो सके दंगे किसने भड़काए। अच्छा, इन दंगों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो बात अलग है। बहुत से पैनलिस्ट इस बात को लेकर ऐतराज कर रहे हैं, लेकिन दंगाइयों का इलाज आखिर है क्या? क्या डंडे से इलाज नहीं होगा? तो कैसे सुधरेंगे दंगाई? अब इस तरह की भाषा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इस तरीका का पोलराइजिंग स्टेटमेंट जो लोग देते हैं, जिस तरीके से अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, जिस तरह से खुद ही जो है कंप्लेनेंट बन गए हैं, खुद ही इंक्वायरी ऑफिसर बन गए हैं, खुद ही पुलिस ऑफिसर बन गए हैं, खुद ही जज वकील बन गए हैं, खुद ही जज बन गए हैं, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी खुद ही बन गए हैं। ये पता नहीं दुनिया में एक अनोखा तरीके का गवर्नेंस उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पहले अपनी सरकार और अपनी गवर्नेंस के ऊपर खुद टिप्पणी करने लगा। ठीक है, नासिर हुसैन जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बड़े चेहरे, बड़े लीडर्स का रिएक्शन हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो भी अपना स्टैंड क्लियर कर सकें और बता सकें कि क्या इसके पीछे पॉलिटिकली कोई मोटिव नजर आ रहा है, या फिर क्या कोई फायदे के लिए ऐसा सब कुछ करवा रहा है। हिमांशु शुक्ला जी, टीएमसी बार बार कह रही है कि बीजेपी इसके पीछे है,
अब बीजेपी से सवाल ये भी हो रहा है कि बीजेपी पहले कह रही थी टीएमसी के गुंडों ने ये सब करवा दिया, ममता बनर्जी ने ये सब करवा दिया, अब आप कह रहे हैं पीएफआई ने ये सब करवा दिया, लेकिन सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने फिर आंखें मूंद क्यों ली? केंद्र सरकार अपना पूरा काम कर रही है, मैं पूरा बताऊंगा आराम से आपको, कृपया करके, मैं काफी देर से शांत था, आशा है मुझे एक मिनट का समय दिया जाए, ठीक है? इतने लोगों की मैंने बात सुन ली, इस्लामिक स्कॉलर बैठे, टीएमसी समर्थक बैठे, नेता कांग्रेस बैठे हमारे बीच, इतनी बातें हो गई, इतनी शर्मसार बात है। ये लोग सब कुछ कह रहे हैं कि ये बंगाल में हो रहा है, ये हो रहा है, टीवी पे आके बोल रहे हैं इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, एक ही तीनों की सेम लाइन मैंने देखी, इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। अरे भाई, किसी ने ऐसा बोला, मुस्लिम भाइयों से बोला कि शांति बना के रखा जाए, किसी ने एक निवेदन किया कि शांति बनी रहे, एक ही, मुझे तो ऐसा लगता है तीनों पार्टियों को एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं, तुमको टीवी पे जाके यही बोलना है इलेक्शन आ रहे हैं। डीजीपी राजीव कुमार जी, डीजीपी जो मुर्शिदाबाद के डीजीपी हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्लियर दिया है कि एक मस्जिद से लाउड स्पीकर पे जुम्मे के बाद अनाउंसमेंट हुआ था कि दंगे हो। 3 लोग जो मुर्शिदाबाद से प्रताड़ित होकर कोलकाता आके उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, उन्होंने इस सेम चीज को क्लैरिफाई करवाया है कि हाँ, लाउड स्पीकर से दंगों का ऐलान किया गया था। उस समय ये जो कह रहे हैं कि हमारे विधायक और सांसद वहां पहुंचे हुए हैं, जिस समय मुर्शिदाबाद जल रहा है, दंगे हो रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, मार लग रही है, टीएमसी के सांसद फोटो डालते हैं, द टी वाज गुड, बैठ के चाय पी रहे मजे से, ये है। और वक्त पे जिनको दिक्कत हो रही है, रचना जी जवाब दूंगा। मेरी बात के बीच मत बोलिएगा, आपकी बात के बीच में मैंने बोला था। मेरे बड़े भाई जगदीश शर्मा भी बहुत कुछ बोल अच्छा, लेकिन हिमांशु जी, ममता बनर्जी ये कह रही थी विरोध आप कीजिए लेकिन विरोध में हिंसा कहीं ना हो, वो बयान भी मैंने देखा और सुना था। अच्छा हिमांशु जी सुनिए ना, ममता बनर्जी का वो बयान मैंने सुना था जिसमें वो कह रही थी विरोध का अधिकार सबको है लेकिन हिंसा ना हो। तो ममता बनर्जी का अगर भाषण से कुछ नहीं होता है, एक्शन क्या किया इन्होंने, कितने लोग खिलाफ, क्योंकि आप भाषणों का जिक्र कर रहे हैं ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब ये समय आ गया है, ममता बनर्जी माइक पे आके खाली बोलती है, क्या करती है? आज से हो रहे दंगे, हर चुनाव में, पंचायत का हो चाहे सांसदी का हो चाहे विधानसभा का हो, हर चुनाव में बंगाल में ही क्यों होता है दंगा, क्यों नहीं संभाल पाती है ये? मुझे एक समय याद है 20 साल पहले, वो तो उल्टा आप पर आरोप लगाते हैं ना कि चुनाव नजदीक आए और दंगे भड़क गए। जी, वो तो उल्टा आप पर इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं चुनाव नजदीक आते ही दंगे भड़क गए। जिम्मेदार आप। कॉन्स्टिट्यूशनल नाम की चीज होती है, एक संविधान है, देश एक तरह से चल रहा है, पहले कुछ होता है तो स्टेट की पुलिस उसमें काम करती है, स्टेट की पुलिस काम नहीं कर पाती है तो बोल देते हैं कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा है, सेंट्रल की फोर्सेस भेजो, तो ये कहां से हमारे ऊपर आ रही है? तो पल्ला झाड़ना होता है, काम धाम करना नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपने कहा पल्ला झाड़ने का काम है, आपने कहा कि भड़काऊ भाषण दिए जिसके बाद हिंसा भड़क गई। जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये आप बताएं। ठीक है, ठीक है, आपने बोल दिया, हिमांशु जी आपने बोल दिया, उन्हें सुन लीजिए एक बार। देखिए रचना जी, सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में देश का मैं चुनाव था, जो देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक नारा बड़ी जोर से दिया था, एक हो जाओ कटोगे तो बटोगे। आज बंगाल और बिहार में चुनाव वो नारा देके दिखाएंगे, नहीं देंगे तो किट बांट रहे हैं, पता लग जाएगा। मैं इतना ही कह दे, आज कहे ना टीवी पर कि बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ, क्योंकि चुनाव है, वहां मुसलमान ज्यादा है, अब ये नहीं बोल सकता, किट बांटेंगे, वक्फ बोर्ड ले आए, उनकी सोचने लगे, तो हिंदू राष्ट्र की बात करते तो वो भूल गए, कुंभ में जो 70 करोड़ हिंदू ले गए वो भूल गए, सब कुछ भूल गए, पीछे हो गए। मैं तो उन हिंदुओं से बात करूंगा जो हिंदू जो संत महात्मा जो जल में नहलाते बड़े बड़े नेताओं को, क्या तुम्हारे अंदर कोई दिल है, कोई आत्मा है, कोई ठेस लगी नहीं लगी? आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखते हुए अब इस तरीके के बयान नहीं दिए जाएंगे। हालांकि मैं बार बार कहती हूँ कि सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होती है, वो सभी नेताओं को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उनके बयानों को जानते हैं और उसके बाद में वो वोट करते हैं। आप तो सीधा सीधा फिर वोटिंग पर सवाल कर देंगे, आप तो सीधा फिर लोकतंत्र पर सवाल कर देंगे। एक सिस्टम होता है ना, एक सिस्टम होता है ना, वोटिंग होती है। रचना जी, पिछले 12 साल से जो सत्ता की चाबी, लिख लीजिए, जनता के हाथ में नहीं है, जनता तो कुछ समझ नहीं है। सरकार जनता के हाथ में चाबी होती तो जनता के मुद्दे पे बात होती, महंगाई कम होती, डीजल पेट्रोल कम होता, रोजगार मिलते,
नौकरियां मिलती, वो चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठता। रचना जी समझ लीजिए, सरकार को जनता की मुझे जरूरत तो नहीं है। ऐसा लगता है मुझे सरकार आदत के हो पास गई है, सिस्टम है, चुनावी जुमले को सुनने की चुनाव आदत आयुक्त हो गई है है, और ये हर मशीन पार्टी है, के लिए है, ये MLA हर पैसे पार्टी है, के लिए विधायक है। है, चुनावी सिर्फ जुमले फरोख्त सुने है। जाते हैं, हर पार्टी के सिस्टम से नेता हम नहीं बड़े लड़ बड़े पा रहे दावे रचना करते हैं, जी, वादे करते हैं, इसलिए फिर सरकार जनता आनंद तय कर ले रही लेती है कि भाई कौन कितना सच्चा है, किसके दावों पर एतबार करें और किसके नाम के आगे बटन दबा दें। ये तो मैं पूरी तरह से जनता पर छोड़ती हूँ, ये पूरी तरह से जनता डिसाइड करेगी कि कौन आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, चाहे वो बिहार इलेक्शन की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में इलेक्शंस की बात हो। लेकिन एहतेशामुल हक जी, ये बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है जो बार बार पश्चिम बंगाल में उठकर खड़ी हो जाती है। बीजेपी कह रही है कि दीदी ने आंखें मूंद ली हैं। मैं ये कह रही हूँ अगर बार बार, अरे मैं सवाल तो कर लूं पहले, मैं सवाल तो पूछ लूं पहले, अगर ममता बनर्जी बार बार तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप झेलती हैं तो थोड़ा सा कॉशियस क्यों नहीं हो जाती, थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, थोड़ा सा वो इस लाइन को बड़ा करने की कोशिश करें, वो सोचें कि जो तुष्टीकरण का आरोप है इसे कैसे हटा दें। आप कृपया रचना जी मुझे 1 मिनट सुन लें। मैं चाहता हूं कि देश आपका चैनल रचना जी के माध्यम से सारा देश देख रहा है, कम से कम एक ऐसा डिबेट हो जो भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले कहा था लोगों से कि 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, 70 का पेट्रोल 35 रुपया कर दूंगा, 60 रुपया का। इस पर एक बार कम से कम डिबेट होना चाहिए। आपके क्यों आपकी स्टेट डिबेट होना चाहिए, क्या 15 लाख इस पर डिबेट एक बार जरूर होना चाहिए। देश का जो है तरीका होता है, यहाँ कोई सीरियसनेस है, यहाँ भी 15 लाख रुपए आ गए, हिमांशु जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, हिमांशु जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, शांत रहिए ना, एहतेशामुल हक जी को बोलने दीजिए ना। हिमांशु जी शांत रहिए, टीएमसी क्या कर रहा है, हिमांशु जी शांत रहिए, वो आ रहे हैं उस टॉपिक पर भी, आ रहे हैं उस टॉपिक पर भी, लेकिन जो वादे होते हैं ना चुनावी जुमले, जब वो पूरे नहीं होते, तमाम मीम्स भी बनते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। शांत रहिए, शांत रहिए, एहतेशामुल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें आप। मैं बीच में बोल रहा हूँ, इतनी अच्छी बात लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम एक डिबेट रचना जी के माध्यम से आपकी बात अच्छी तो है, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की परेशानी, गरीबी, ये सब बातें अच्छी तो हैं और मुझे अच्छा लगता है अगर नेता कोई भी ऐसे टॉपिक को उठाए या फिर ऐसे टॉपिक पर बोले, लेकिन मैं चाहती हूँ जो सवाल आपसे हो रहा है उसका भी जवाब दीजिए, ये जल्दी से खत्म कीजिए। हाँ, बंगाल में एक किनाल में एक लंबी षड्यंत्र चल रही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सूरत से 2021 में इन्होंने कहा था कि अब की बार 200 के पार, लेकिन यहाँ की जनता ने इनको नकार दिया, 77 सीट ला करके खड़ा कर दिए थे। 2024 का जो लोकसभा की जो हमारे देश के स्वराष्ट्र मंत्री है, होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था 35 सीट में लाऊंगा और दिल्ली में मैं 400 सीट लाऊंगा, लेकिन यहाँ पिछले 18 से इस बार इनको 12 सीट मिली। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि यहाँ की सेक्युलर जनता है, यहाँ की जनता भौता में, हिंदू मुसलमान में बिलीव नहीं करते हैं। यहाँ की जनता डेवलपमेंट की बात करती है, डेवलपमेंट जो करने वाली है तो हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो धर्मो जार जार उनका स्लोगन है, धर्मो जार जार उत्सव सवार। ये है डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये है डेवलपमेंट, क्या ये है डेवलपमेंट? पश्चिम बंगाल की डेवलपमेंट आप सोच नहीं सकते हैं। 90 योजनाएं हमारे लोगों के लिए की है। पश्चिम बंगाल का डुप्लीकेट आज मध्य प्रदेश कर रहे हैं, राजस्थान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट हर एक हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को 1000 रुपया प्रत्येक माह मिलता है। ये हमारी नेता है लक्ष्मी भंडार के रूप में। बट आप पर आरोप लगता है कि केंद्र की योजनाओं को आप पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देते। आप पर आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति आप करते हैं। आप पर आरोप लगता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। फिर वहां डॉक्टर के साथ हुई जो घटना है वो देख लीजिए, संदेश खाली की घटना देख लीजिए, तमाम हिंदू त्योहारों पर टकराव देख लीजिए। ये है डेवलपमेंट? बंगाल मैं बोल रहा हूँ, भारत अभी ठहरेंगे, भारत की से महिला सिटी है, कोलकाता नंबर 1 आता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी गूगल टाइप करेंगे रचना जी तो आपको आप लफ्जों में लिखे सबसे सेफ्टी अगर जगह है यहाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा ममता बनर्जी की सरकार बदनाम हो, लेकिन किसी भी पर ममता बनर्जी उन्होंने इस लफ्जों में कहा कि जो भी दोषी होगा मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। आप नंबर 1 बता रहे हैं ममता सरकार को, ठीक है, ठीक है। आने वाले वक्त में ये भी साफ हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल के लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं। लेकिन शुएब सिद्दीकी जी, नंबर 1 के मामले में फिर तुष्टीकरण की बात आए तो कौन सी पार्टी और कौन सा नेता नंबर 1? अभी तो पश्चिम बंगाल ही चल रहा है चर्चा में।
शोएब जी अनम्यूट कीजिए खुद को। शोएब जी आवाज मिल रही है आपको? पश्चिम बंगाल में चूंकि हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आई, अलग अलग तस्वीरें भी हमने देखी, महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं। वक्फ के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल जल उठा, सुलग उठा और इसी को लेकर सवाल अब तुष्टीकरण की राजनीति का है। बोलिए शोएब जी। जी रचा जी, मैं ये कह रहा था कि मैंने एक बार गलती से आपका नाम दूसरा ले लिया तो उसकी इतनी बड़ी सजा मिली कि आधे घंटे में सोचना पड़ा। आप देखिए यहाँ पे बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो मामला हुआ है, पसे पर्दा इसका कातिल कौन है आप बताइए। हर आदमी सियासी रोटी सेक रहा है और हाशिए में मुसलमान को रख रहा है। आप बताइए टीएमसी हो या बीजेपी हो, इनके टारगेट पे इक़्तिदार हासिल करने की बात होती है, 3 मौतें हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए, सन 47 के बाद आज तक मुसलमान से इम्तिहान दे रहा है। अगर वहां पे बाहर के लोग आ गए तो उसमें ऐसा नहीं कि टीएमसी भी गलती है, सेंट्रल हुकूमत की भी गलती है। बंगाल 7 दिन से जल रहा था तो आखिर उसके पीछे अगर ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है तो शोएब सिद्दीकी भी जिम्मेदारी है कि आखिर क्यों रोका गया था? आप बॉर्डर से लोग अंदर कैसे आ गए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ अर्चना जी, कि अगर मैं नमाज अकेला पढ़ रहा हूँ और गलत पढ़ रहा हूँ तो उसका गुनहगार मैं होऊंगा। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, अगर रचा जी बहुत महंगी मिसाल है और मैं समझता हूँ सबको अच्छी लगेगी। अगर मैं अकेला नमाज पढ़ रहा हूँ और गलत पढ़ रहा हूँ तो गुनहगार मैं होऊंगा, लेकिन अगर एक इमाम नमाज पढ़ा रहा है, उसके पीछे 100 लोग पढ़ रहे हैं और नमाज गलत पढ़ा दी तो उसका जिम्मेदार वो होगा। तो आप बताइए, मुल्क की जिम्मेदारी हो या स्टेट की जिम्मेदारी हो, मुल्क के वजीर आजम की जिम्मेदारी होती है और रियासत के वजीर आला की जिम्मेदारी होती है। मेरी हमेशा कहना रहा कि सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की बातें ना करें। आप बताइए, ये सियासी लड़ाई में आवाम उसी तरह पिसती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े में मासूम औलादें पिसती हैं। ये लोग लड़ते हैं, मासूम औलादें पिसती हैं। आप बताइए, बंगाल में किसने हमदर्दी की बात करी? अगर टीएमसी की नेता पश्चिम बंगाल में मुसलमान इतनी जल्दी भड़क क्यों जाते हैं? देखिए भड़के, देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए मैंने हमेशा रचना जी एक बात कही कि आग लगाने वालों के हाथ नहीं जलते हैं, आग बुझाने वालों के हाथ जलते हैं। तो इस तरह जिसने भी आग लगाई है, किसने लगाई आग और कौन बुझा रहा है? खुलकर बोलिए। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। देखिए मैंने ये कहा कि जिसने भी आग लगाई है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे सेंट्रल हुकूमत हो चाहे स्टेट हुकूमत हो। यहाँ पे एक से एजेंसियां हैं, लेकिन मेरे मुल्क के वजीर आजम से, नरेंद्र मोदी जी से और वहाँ के वजीर आला टीएमसी जो नेता है ममता बनर्जी की गुजारिश है कि निष्पक्ष जांच करें और जो भी जिम्मेदार हो उसको बख्शा ना जाए। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना हो रही थी, वहां लोगों को पहुंचना चाहिए था। और जब राष्ट्रपति की पावर है, यहाँ राज्यपाल की पावर है, फौरन अपने हाथ लेना चाहिए। आप बताइए, 3 जो मौतें हुई हैं, एक माँ का बेटा बिछड़ गया होगा, किसी बहन का भाई बिछड़ गया होगा, किसी शौहर का। बात तो सही है, लेकिन ऐसी मौतों पर भी राजनीति होती है और राजनीति चमकाने की भी कोशिश हो रही है। तपन भारती जी, ये बड़ी दुखद तस्वीरें हैं और बड़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। क्या कोई बाहरी ताकत भी इसके पीछे हो सकती है क्या, या फिर देश की पार्टियों का ही इसमें अलग अलग तरीके से संयोग कह लीजिए, प्रयोग कह लीजिए, वो नजर आता है? नहीं, कुछ संगठनों का तो इसमें सस्पेक्टेड रोल दिख रहा है। हाँ। वो जांच एजेंसी यदि निष्पक्ष होगी तभी जांच हो पाएगा। यदि हम हिंदू और मुसलमान धर्म के आड़ लेकर हम बात करेंगे तो जांच कभी नहीं हो पाएगी। और वहाँ एक जो विभाजन की रेखा जो खींचती जा रही है, ये इसमें कोई तो नहीं है कि बीजेपी एग्रेसिव तरीके से वहाँ राजनीति कर रही है और पिछली बार 35% वोट लाने के बाद भी उसके पास सीटों की संख्या अच्छी नहीं थी। वो क्योंकि क्षेत्रीय दलों से उसका तालमेल नहीं है और तृणमूल कांग्रेस के साथ तमाम मुसलमान उनका साथ दे रहे हैं, जिसके कारण तृणमूल कांग्रेस 2/3 बहुमत से पिछली बार चुनाव जीत गई। तो ऐसे में इस बार मुझे लगता है कि ये खूनी दौर का शुरुआत हुआ है। यदि स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ईमानदारी से नहीं रहा तो आगे चलकर हो सकता है कि और भी निर्दोष लोगों की हत्या होगी, उनके जान माल का नुकसान होगा। ये भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक संकेत है। एक तरफ अब बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्तों में गिरावट आई है और बांग्लादेश जिस तरह का व्यवहार भारत सरकार के साथ कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल को अच्छा परिचय देना चाहिए। मतलब एक जिम्मेदार
राज्य बिल्कुल होने सही का बात है। परिचय अभी देना तक हम चाहिए, बांग्लादेश के क्योंकि हालातों पर चिंता कर रहे थे, उस पर हम डिस्कशन करते थे, एक्सपर्ट्स के साथ में जुड़ते थे, बांग्लादेश को लेकर चिंता थी। लेकिन यहाँ माहौल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसा नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया है और कई हिंदू बेघर हो गए हैं। इसको लेकर आगे, जैसे अभी तपन जी ने कहा, घटनाएं और बढ़ेंगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो सतर्क टीएमसी भी हो जाए और सतर्क केंद्र सरकार भी हो जाए। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया, हिमांशु जी, जगदीश जी, एहतशामुल हक जी, शोएब जी और तपन भारती जी, आप सभी का शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।